चलो, so, काफी दिन से पेंडिंग था ये टू डिस्कस सैम्पल पेपर। तो पेपर का फॉर्मेट एंड डिफिकल्टी लेवल या कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे, थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न एज पर द प्रीवियस ईयर्स। लेट अस डिस्कस दैट सैम्पल पेपर। आई होप हमारे पास पड़ा हुआ है सैम्पल पेपर। मैंने ग्रुप पे भेजा था वैसे पहले, अगर नहीं पड़ा है तो मैं फिर से भेज देता हूँ एक बार। चलो, सो एज रेगुलर पेपर टाइम तो सेम ही है, जैसे तुमने क्लास 10 के बोर्ड में किया वैसे क्लास 12 के बोर्ड। तो कैमरा की प्रॉब्लम वो चले जाए और डिस्कसिंग एनी बाद में वीडियो देख सकते हैं। सर आज मेरा नेट स्टेबल नहीं है तो वो वॉइस क्रैक हो रही है। आई वोंट टॉक द सेशन या फिर मैं सिर्फ प्रत्युषा के साथ ले लूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छा तो तरह चलो, सो फर्स्ट थिंग इंस्ट्रक्शन इफ यू रीड, तो क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है दैट इज फॉर 24 मार्क्स and part B is 56 marks. So first of all, to observe the weightage of both the sections, जो फर्स्ट पार्ट है वो अगर तुम देखोगे तो सेकंड पार्ट के हाफ से भी कम है। 56 का हाफ इज 28 एंड 4 मार्क्स कम। अब ये मत समझो कि 4 मार्क्स थोड़ा ही तो फर्क है, मतलब सिग्निफिकेंस है यहाँ पर 4 मार्क्स का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो सेकंड पार्ट है दैट डिजर्व्स मोर टाइम देन द डबल ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो वी नीड टू मेक श्योर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू फिनिश इट विद इन 50 मिनट्स। 1 आवर नहीं दे सकते हो कि हमें थोड़ा सा मार्जिन चेक करने के लिए भी रखना है। बेटर इट वुड बी 45 मिनट्स एट मैक्स। यू हैव टू डू इट इन 50 मिनट्स एंड देन यू कैन हैव रिमेनिंग टाइम फॉर सेकंड पोर्शन एंड फॉर रीचेकिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो पार्ट ए है, दैट कंटेन्स 16 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप्स हैं एंड 2 सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं 8 मार्क्स के। तो इन 24 मार्क्स में there are 2 different type of questions, 16 very short question and 8 objective questions. अब देखो गलती यहीं पर हो जाती है क्योंकि when we start the paper we are energetic, we are enthusiastic, we want to do good, तो हम वेरी शॉर्ट में टाइम थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। बहुत अच्छा सा लिखना, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बॉक्स बनाना वगैरह वगैरह, विच इज गुड स्पिरिट, बट कई बार वो बैक फायर कर जाती है कि हम ज्यादा टाइम दे देते हैं छोटे क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने का कोई सेंस नहीं है। इट वोंट फेच यू मोर मार्क्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क ही मिलेंगे। और अगर तुमने सही किया हुआ है, वर्स्ट के सिनेरियो, अगर तुम्हारा आंसर सही है, वर्स्ट के वैसे तो 1 का 1 मिल ही जाएगा, स्टिल अगर तुमने स्टेप भी मिस किए तो हाफ मार्क कटेगा। तो हाफ मार्क लूज करना इज फाइन, देन लास्ट में तुम्हारा कोई 5 मार्क क्वेश्चन छूट जाए। सो कीप इन माइंड जो हमारा पहला सेक्शन है 16 मार्क्स का और 8 मार्क्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में तो कोई स्टेप कभी लिखना ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट द ऑप्शन नंबर एंड आंसर। ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी साइन एक्स, वट एवर इज द आंसर। सिर्फ 2 चीजें लिखनी है, ऑप्शन का नंबर एंड वट एवर इज द आंसर। कोई भी स्टेप ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना है। वेरी शॉर्ट में मिनिमम स्टेप लिखने हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, एट मैक्स कोई क्वेश्चन आया 2-3 स्टेप का। कई बार डायरेक्ट आंसर वाला भी होता है, यू कैन राइट दैट, नथिंग टू वरी। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू द मैक्सिमम टाइम विच you are gonna spend for the first part A, that is 50 minutes, not more than that in any scenario. ठीक है, अभी अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लें।
ऊपर ऊपर कर लेते हैं, हो सकता है कुछ नया हो तो वो डिस्कस हो जाएगा। जैसे चेक वेदर द फंक्शन फ्रॉम r to r fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 और नॉट। सिर्फ 1 1 पूछा गया है। सबको याद है क्या अप्रोच है 1 1 फंक्शन की? fx1 is equal to fx2. fx1 इज इक्वल टू fx2। हम चेक करते हैं, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो इट इज 1 1, अगर नहीं आया तो इट इज नॉट 1 1। तो हम क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। मैं सब में स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कितना लिखना है तुम्हें। तो x1 cube is equal to x2 cube, which will lead us to x1 is equal to x2. Hence, this is 1 1 function. खत्म बात। मैंने फिर भी ज्यादा लिख दिया है, इतना से लिख के it will take at max 1 minute। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि पूरा कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, कुछ बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, एंड मूव ऑन। इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट whose NA is equal to 3। एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं? मैंने ये डिस्कस नहीं किया है, बट मैंने जो डिस्कस किया वो है कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। किसी को याद है कि अगर 2 to the power n. नहीं, सर अगर n की पावर m, अगर 2 to the power pq। ठीक है, ये ठीक है। मैंने ये डिस्कस किया है क्लास में कि अगर दो सेट हैं A और B, अगर A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम A टू B, दैट इज 2 टू द पावर mn। जो लोग भूल गए वो याद कर लें, इसका लॉजिक भी समझ लें, ताकि जैसे रिफ्लेक्सिव आ गया उसने एक स्पेशल केस दे दिया, जिसको फॉर्मूला रटा है वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं निकाल पाएगा। जिसको पता है कैसे निकला है वो कर सकता है। ये कैसे निकला है, तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर दो ए से बी के बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल है तो दैट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में? ये तो पता है सबको, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? mn. mn होंगे, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब रिलेशन कितने पॉसिबल हैं? तो देखो रिलेशन में क्या हो सकता है, ये जो सारे एलिमेंट हैं mn एलिमेंट है, किसी रिलेशन में हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो रिलेशन में होगा या वो रिलेशन में नहीं होगा। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। बात समझ गए कि भाई ए क्रॉस बी मान लो ए बी सी डी है, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? तो हो सकता है ये वाला एलिमेंट रिलेशन में हो सकता है ये ना हो, मतलब क्लियर में है, वैसे सीधे लिख दिया है। मान लो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये है a1 b1 a2 b2 a1 b2 और a2 b1। ठीक है, कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे यहाँ? तो व्हाट वी कैन से कि यार किसी भी रिलेशन में, ये हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो a1 b1 के पास कितने ऑप्शन है, या तो वो रिलेशन में होगा या वो रिलेशन में नहीं होगा। भाई सबसेट, हम नंबर ऑफ सबसेट ही तो काउंट कर रहे हैं। तो जब हम इसके ए क्रॉस बी के सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस हैं, या तो वो सबसेट में होगा या वो सबसेट में नहीं होगा। दैट्स हाउ वी कैन टॉक अबाउट ऑल द सबसेट्स। सारे सबसेट काउंट हो गए इसमें। भाई पहले एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, दूसरे के पास दो ऑप्शन है, तीसरे के पास दो ऑप्शन है और चौथे के पास दो ऑप्शन है। तो 2 टू द पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन सेट, दैट इज mn। दैट्स हाउ वी गेट नंबर ऑफ सबसेट्स। ये फंडा समझ में आ पा रहा है? Yes, sir. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है उसके सबसेट होते हैं 2 टू द पावर n। सेम लॉजिक है कि भाई सबसेट में हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मेन सेट का सबसेट में होगा या तो नहीं होगा। और सुनो, इसमें सारे केस काउंट हो चुके हैं। एक केस वो बना जिसमें सारे एलिमेंट की चॉइस थी कि वो नहीं है, नल सेट बन गया। एक केस है जिसमें सारे एलिमेंट की चॉइस थी कि वो है सबसेट में, कंप्लीट सेट बन गया। ठीक है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि पहला वाला था दूसरा नहीं था, जो भी कॉम्बिनेशन चाहोगे सारे कॉम्बिनेशन इससे बन जाएंगे। ठीक है, अब बात हो रही नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, और यहाँ बात हो रही सेट ए से ए। तो अभी मैंने mn लिखा है, अगर मान लो दोनों में इक्वल एलिमेंट होते n और n होते तो 2 टू द पावर n स्क्वायर बन जाता नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ चीजें फिक्स हो गई। जैसे ए से ए में रिलेशन डिफाइन है, इसमें n एलिमेंट है a1 a2 अप टू an। यहाँ भी वही है a1 a2 अप टू an। तो फॉर a relation to be reflexive, a1 a1 a2 a2 क्या इन एलिमेंट्स का होना जरूरी है an an? Yes, sir.
तो इनके पास चॉइस नहीं है। इन n जो हम सबसेट की बात करेंगे, सबसेट में तो पूरे क्रॉस बन जाएंगे, A1 A1 सारे पेयर बन जाएंगे। आउट ऑफ दोस टोटल एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो एलिमेंट है इनके पास चॉइस नहीं है, या तो ना हो या तो हो, नहीं, अब इनको होना ही पड़ेगा क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो कितने एलिमेंट बचे जिनके पास चॉइस बची? पहले तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में, यहाँ पर ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n स्क्वायर। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? अभी तो बात हुई थी। n square. into n। n square. n एलिमेंट ए क्रॉस ए में, ठीक है। n स्क्वायर तो एलिमेंट है। आउट ऑफ दीज n स्क्वायर एलिमेंट्स, n एलिमेंट के पास चॉइस नहीं है। n कौन से? ये जो खुद के पेयर हैं, A1 A1 A2 A2 A3 A3, इनके पास कोई चॉइस नहीं, इनके पास एक ही चॉइस है, इनको सबसेट में होना ही पड़ेगा, उनको रिलेशन में होना ही पड़ेगा। तो कितने एलिमेंट्स हैं जिनके पास चॉइस है? टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है, n के पास चॉइस है नहीं, तो कितने के पास n चॉइस? स्क्वायर माइनस n। n स्क्वायर माइनस n के पास चॉइस है। इनको नहीं समझ में आया वो फॉर्मूला याद कर लें। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। दिस विल गिव अस नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नाउ यू कैन राइट दैट, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, आंसर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। तुम सीधे बिना फॉर्मूले के भी लिख दो तब भी चल जाएगा। हमारा यहाँ पर 3 दे रखा था n की वैल्यू, तो 2 to the power 9 minus 3, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है? 2 to the power 6, आंसर हो जाएगा 64। समझ गए बात? Yes, sir. Okay. Despite saying 3 times, Akshat, Aryan, Priyanshu, you don't care? Class आए क्यों फिर? चलो, second question, a relation R in set S is defined as this. Which element of the relation be removed to make R equivalence? Easy सा क्वेश्चन है, कौन सा हटा दिया जाए? 1,2. 1,2 हटा दो, इक्विवेलेंस बन जाएगा। समझ गए? 1,2 होने की वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है ना, ये नहीं, ट्रांजिटिव तो हो जाएगा बट ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। थर्ड, एक रिलेशन डिफाइन है, रूट ए इज इक्वल टू बी, क्या ये फंक्शन है? नो सर। क्यों? सर वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है, अंडर रूट ए। देखो रूट ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पर हम भूल गए कि यार वाई एक्स का क्या चक्कर था। तो ध्यान रखो कि यहाँ जो रिलेशन होता है उसमें पहला एलिमेंट इनपुट होता है और दूसरा एलिमेंट आउटपुट होता है। दैट मीन्स एक्चुअली में क्या डिफाइन है फंक्शन? y इज इक्वल टू रूट एक्स, इस तरह तो डिफाइन है। अब बेस देखो, यहाँ पर यहाँ पूरा डेफिनेशन बेस्ड है, जिसको डेफिनेशन नहीं आती वो अटक सकता है यहाँ पर। अब फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? फंक्शन डिफाइन होता है, रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज एन इमेज, हैज वन इमेज इन सेट B। मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब हर एक वैल्यू पे वो रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। अब y इज इक्वल टू रूट एक्स क्या नेगेटिव वैल्यूज पर डिफाइन है? नहीं डिफाइन है, No, sir. जबकि रिलेशन डिफाइन है R टू R में। या तो रिलेशन पॉजिटिव में डिफाइन होता तब ये फंक्शन हो जाता। अगर मैं यही रिलेशन डिफाइन कर दूं 0 to infinity में, तो ये फंक्शन है, फिर तो हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सिंस ये रिलेशन R में डिफाइन है तो कुछ इनपुट्स के लिए आउटपुट है ही नहीं, और ये तो डेफिनेशन ही नहीं होती है फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए। सेकेंड पार्ट इसका इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन पे बेस्ड है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। देखो इक्विवेलेंस क्लास याद है सबको? इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? ये एक्चुअली में सबसेट होते हैं जो कि हमारे ये जो जिस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और उन पार्ट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है यही पूछ लिया गया है। उन सबका यूनियन क्या हो जाता है? Whole set. होल सेट। तो यूनियन का आंसर हो जाएगा सेट ए, और उन सबका इंटरसेक्शन क्या होता है? Pi. फाइव। आई, ठीक है। तो देखो इस जब मैं पेपर रीड कर रहा था तो आई हैव ऑब्जर्व कि छोटे क्वेश्चंस टोटली बेस्ड ऑन डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस अच्छे से करके आना, नहीं तो अननेसेसरी 1-2 मार्क मिस क्यों करना। हो सकता है यू कैन स्कोर 100। बड़े सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बड़े क्वेश्चन सारे डायरेक्ट हैं, इजी हैं। इजी का मतलब हमें पता है क्या आने वाला है। छोटे क्वेश्चन कुछ जगह ट्रिकी भी दे दिए हैं। ये तो पूरा डेफिनेशन बेस्ड है, जो नहीं पढ़ के गया वो नहीं कर पाएगा फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो चलो इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए और बी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है 3 क्रॉस n एंड m क्रॉस 5। 3 क्रॉस n एंड m क्रॉस 5। फिर कह रहा है फाइंड 5 ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 3b। बताओ क्या 5a माइनस 3b का ऑर्डर फाइंड कर सकते हो तुम लोग? बहुत इजी क्वेश्चन है। सर सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या ऑर्डर होगा ये तो बताओ, सेम क्या? n क्रॉस m। देखो एक नंबर क्वेश्चन है ये। सर 3 क्रॉस 5। 3 क्रॉस 5 इसमें ये 5 और 3 ये सब नॉनसेंस है, ऐसा कोई यूज नहीं है। काम की बात क्या है कि दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या उनका ऑर्डर इक्वल होगा? यस सर। ऑर्डर इक्वल होगा, इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। दैट मींस m3 है और n5 है, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 5 की है, तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब दिमाग कहाँ जा रहा है? 5 पे जा रहा है, किसी का 3 पे जा रहा है, कोई वैल्यू निकालना चाह रहा है। बेसिक चीज नहीं ध्यान दे पा रहे हो कि ये सिर्फ ये बात कर रहा है कि दोनों ऑर्डर इक्वल होंगे बिकॉज यहाँ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो आई थिंक कर लेना चाहिए सबको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए एक मैट्रिक्स है जो डिफाइन कैसे की गई कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 है जब आई और जे इक्वल नहीं है, और 0 है जब आई और जे इक्वल है। आई और जे इक्वल का मतलब क्या होता है? कौन से एलिमेंट होते हैं वो? डायगोनल। डायगोनल। तो डायगोनल पे 0 है, बाकी जगह 1 है। दिस इज द मैट्रिक्स। ए स्क्वायर पूछा है तो कर सकते हैं। यस सर। इसका और पार्ट ट्रिकी अगेन, बताओ आंसर। 16। अच्छा सॉरी, ये ट्रिकी नहीं है तो फॉर्मूला बेस्ड था। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये मैं हर टेस्ट में देता हूँ, मैंने बहुत बार वर्कशीट में दिया है। आई एम गिविंग यू इन राइटिंग, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जिनको फॉर्मूला नहीं याद है बताओ क्या है हमारा? गायब है। यस सर। देख क्यों नहीं रहे हो? कहाँ क्या हुआ? नेट खराब है तुम्हारा? सर वो बार बार वो हो रहा है, बंद हो रहा है, तो मैंने भी एक बात बताओ, अगर किसी, कोई बात नहीं, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 5 है, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? पूरे साल से बता रहे हैं, याद कर लो, मानना नहीं है यार बस। ये क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, जहां पर n ऑर्डर ऑफ, ठीक है, फॉर श्योर आएगा, लिख लो सब लोग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये -4 है और ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 पावर 2 हो जाएगी। तो उसका अगर -4 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सर 0। 0, वेरी नाइस। बोर्ड पहले ऐसा नहीं करता था, आई डोंट नो इस बार कैसे कर रहा है। दिस इज, देखो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ a -7 देके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ये देखते ही सबके मन में आएगा कि यार ये a11 a21 ये तो एक्सपेंशन ही हो गया मैट्रिक्स का, तो मोस्टली लोग यहाँ पर आंसर -7 दे देंगे, विच इज रॉन्ग हेयर, क्योंकि इसने जो रो ली है उसके को फैक्टर नहीं लिए हैं। मैट्रिक्स का जब एक्सपेंशन होता है तो सेम रो और उसे को फैक्टर होते हैं। a11 इंटू a11 होता है, a12 इंटू a12 होता है, और a13 इंटू a13 होता है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी रो लेंगे तो उसी के कोफैक्टर लेंगे। इसने क्या किया है, रो तो पहले ली है और कोफैक्टर ले लिए हैं दूसरी रो के। किसी कोई एक रो लोगे और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के ले लोगे, उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए -7 का कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किस पे बेस्ड है? सर वो ex इंटू एफ 1 एक्स माइनस और एफ डैश एक्स। ये भी फॉर श्योर आएगा एक क्वेश्चन। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ऑलमोस्ट चांस है इसके आने के।
जो मैंने पिछली बार बताया एडजॉइंट वाला वो 100% है, इसका 95% है कि आएगा ये। तो देखोगे यहाँ पर fx है माइनस कॉट एक्स और f डैश एक्स है cosec स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस कॉट एक्स अगर fx ले लेंगे तो प्लस cosec स्क्वायर एक्स f डैश एक्स है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इन दोनों का डायरेक्ट आंसर होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर हमें पता सर है 1 भी तो लेंगे। वन लेंगे, वन तो अलग से हो जाएगा। तो e टू पावर x और माइनस कॉट एक्स, ये तो हो गया दो टर्म का इंटीग्रेशन। एक टर्म अलग से है, वो अगेन देखो बनाने के लिए e की पावर x अलग कर लो, उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर सर 0। 0। ध्यान रखना ऑड फंक्शन है ये, एक्स स्क्वायर तो इवन फंक्शन होता है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में 0 होता है। ऑड फंक्शन क्या होते हैं कि x में अगर माइनस एक्स डालोगे तो पूरा फंक्शन का नेगेटिव हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, जैसे देन ऑड फंक्शन। एक नंबर में दिया है तो माइनस ए से लिमिट देखना, समझ जाना ये हो सकता है अगर छोटा क्वेश्चन है। कभी भी देखो -2 से 2, -5/2 से 5/2, -10 से 10, ऑलमोस्ट चांस है कि ऑड फंक्शन का क्वेश्चन है। तुम्हें कुछ करना नहीं, सीधे 0 लिख देना है, रीजन लिख के कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, ये चैप्टर हमने अभी किया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, y = x स्क्वायर। कैसा पैराबोला होता है दिव्यांश? ओपनिंग राइट या ओपनिंग अप? क्या आवाज नहीं आई? सर ओपनिंग अप होता है। ओपनिंग अप होता है, वेरी गुड। y = x स्क्वायर इज ओपनिंग अप, y स्क्वायर हो तो ओपनिंग राइट। तो ये y = x स्क्वायर, x एक्सिस लाइन है, x = 1 और x = -1, इनके बीच का एरिया देखो क्या हो गया, ये एरिया हो गया। दोनों साइड इक्वल है, एक साइड का निकाल के इंटू 2 कर देंगे, और कुछ नहीं, कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, y dx, x स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ, 0 से 1, और बाद में इंटू 2 कर देना है। बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, आई होप हर कोई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, बिना पेन चलाए क्वेश्चन किया जा सकता है। सर 0। 0 अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, कह रहा है हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, और दूसरा पर्टिकुलर जिसमें उस कांस्टेंट की हम वैल्यू बता देते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू। तब कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बच जाता है, पर्टिकुलर का मतलब है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो इसने फालतू एक इक्वेशन लिखी, इसका कोई यूज नहीं इक्वेशन का, y0 का कहीं कोई यूज नहीं है। जैसे उसने बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है, आंसर है इसका 0। वन वर्ड आंसर है, कोई इसका कोई स्टेप नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे तुम कह सकते हो सिंस इट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर विल बी नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा वाला भी ओरली हो जाएगा। 3। सर 3। 3 जब होमोजेनस होती है तो हमें क्या दिखाना होता है, इसमें तुम स्टेप दिखा सकते हो चाहो तो, अदरवाइज डायरेक्ट ले लोगे तब भी आंसर मिल जाएगा कि x में अगर लैम्डा x, y में लैम्डा y डालेंगे तो लैम्डा की पावर n कॉमन आ जाता है और fxy बच जाते हैं। तो यहाँ देखो दिख रहा है नीचे भी x में लैम्डा x डालोगे तो नीचे लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाएगा, ऊपर x में लैम्डा क्यूब कॉमन है, y में भी लैम्डा क्यूब आना पड़ेगा, इसलिए y की पावर 3 ही होगी। 10th इजीएस्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अपोजिट टू -3/4j। यूनिट वेक्टर इसके अपोजिट क्या होगा? सर +j प्लस j, कैप। बिल्कुल, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, j ऑलरेडी यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, -j डायरेक्शन इसका उल्टा +j डायरेक्शन हो गया, आंसर हो गया j कैप। इसके इससे कोई मतलब ही नहीं है कितना मैग्नीट्यूड है, ये लिखा होता -10j लिखा होता, -2000j लिखा होता, आंसर j ही होता हमारा। भाई यूनिट वेक्टर बोल रहा है और इसके अपोजिट बोल रहा है, बस साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस करना है, और यूनिट वेक्टर तो j होता है। ये तो कितना बड़ा भी कर दे वेक्टर, भाई ये ऐसे बोल रहा है कि ये वेक्टर है, इसके अपोजिट यूनिट वेक्टर बताओ। भाई इसकी लेंथ कितनी भी हो, यूनिट बोल दिया, उसकी लेंथ फिक्स कर दी, डायरेक्शन फिक्स कर दिया अपोजिट बोल के। ठीक है, यस सर।
एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला याद है, दो वेक्टर अगर दिए हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? हाफ Half into into cross magnitude product. of cross product. दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये इतने छोटे हैं कि क्रॉस डायरेक्ट आ जाएगा। 2i क्रॉस -3j, i क्रॉस j क्या होता है? K. K. क्या होता है? मतलब माइनस है, बट माइनस हमें कोई फर्क नहीं होगी, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो हो जाएगा 6 माइनस के, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6 हो गया, बाई 2 बाहर था, आंसर 3 हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड बी गिवन, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, और मैंने बता रखा है कि ये इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा जहां मॉड ऑफ समथिंग दिया होगा, और उसमें हमें क्या करना होता है, किसी को याद हो तो बताए। मॉड Squaring. कह रहा ए और बी के बीच का एंगल बताओ, और ए और बी यूनिट वेक्टर है। हाँ, क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? सर स्क्वायरिंग कर सर देते थे। स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायर करके होता है सर। ये वाली प्रॉपर्टी कई बार लगती है कि ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। कई बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया होगा और हमें शुरुआत नहीं समझ में आ रही होगी कैसे करनी है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी विच विल यूज, कि स्क्वायर कर लेंगे और डॉट ले आएंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं भाई, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप। जब डॉट आएगा तब कुछ एंगल की बात हो सकती है, ठीक है। फिर तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ए डॉट ए आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, प्लस आ जाएगा बी डॉट बी कैप डॉट ए कैप, प्लस ए कैप डॉट बी कैप, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अभी हमें सब कुछ पता है, ये यूनिट वेक्टर था ए और बी, तो ये तो 1 1 हो गए, ये 1 + 1, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 1, एक 1 तो कैंसिल हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई -1/2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी कैसे होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो कि 1 है, cos थीटा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो 1 1 हो गया, cos थीटा इज -1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। चलो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू वाईजेड प्लेन, बच्चों वाला हो रहा है, वाईजेड प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? और x एक्सिस आई कैप बोल रहे हैं, 1 0 0। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन बोलना है तो तीनों पॉइंट में बोलते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन, तो 1 0 0 बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन पॉइंट्स में बोलते हैं आ रहे हैं, तुमने वेक्टर बोला है विच इज फाइन, बट दिस इज बेटर। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए और बी की, और कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्या निकालना है हमें? सर 14th नहीं किया सर, 14 छूट गया क्या सर, अच्छा, क्वेश्चन अच्छा। 14। 14th रह गया। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्स वाई प्लेन। ये देखो कैसे करते हैं। कह रहा है एक लाइन दे रखी है x + 3/3 इज इक्वल टू y - 1/-1, z - 5/-5। बताओ, कह रहा है किस पॉइंट पे ये लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करती है। एक्स वाई प्लेन पे हमें क्या पता होगा? एक्स एक्सिस पे हमें क्या पता होता है 2D में जब हम छोटे थे? y is equal to 0। y 0 होता है। 3D में एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे क्या पता है हमें? Z 0। z 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत कॉमन अप्रोच है, इसके साथ हमें कई बार लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा लिख लेते हैं, उसका यूज होता है जब हम पॉइंट वगैरह पुट करते हैं। यहाँ भी वही लगेगा, क्योंकि हमें z पता है। अगर हमें z पता है तो क्या हमें लैम्डा पता है? भाई z 0 हमें पता है, अगर z 0 है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर लो, भाई ये तीनों इक्वल है, किसी किसी के तो इक्वल होंगे, हमने मान लिया लैम्डा के इक्वल है उस पॉइंट पे, और z की वैल्यू 0 है क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे z 0 होता है, तो z की वैल्यू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा मिल गया, फिर सब Yes, कुछ sir. मिल जाएगा। इसको इक्वल टू लैम्डा करोगे y मिल जाएगा, इसको इक्वल टू लैम्डा करोगे x मिल जाएगा। ये सारे ही आई थिंक 0 0 0 आ जाएगा, आई गेस यस सर। ओरिजिन मिल जाएगा। 15 में कह रहा है 2 लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
what do we need to find in terms of set theory? In terms of set theory, what do we need to find? सर यूनियन ए यूनियन बी. Very good. We need to find P A union B. क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई भी सॉल्व कर दे, या तो A कर दे या B कर दे या दोनों कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है. यूनियन क्या होता है? और होता है ना, तो हमारे लिए क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए A और B. और में ये नहीं होता कि दोनों ना करें, दोनों करते तो भी कोई दिक्कत नहीं. A यूनियन B में कॉमन वाला पोर्शन भी तो आ जाता है. So that will be PA plus PB minus PA intersection B. अभी बताओ क्या दोनों प्रॉब्लम सॉल्व जो कर रहे हैं आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? Yes, sir. Yes, sir. sir. कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है नहीं उसका दूसरा तो कोई मतलब थोड़ी ना है. सो इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इन दैट केस PA इंटरसेक्शन B क्या होता है? PA into PB. PA into PB. अब सब कुछ पता ही है हमें. 1/3 plus 1/4 minus 1/3 into 1/4. 16th बोला है कि probability that it will rain on any particular day is 50%. 1/2 probability किसी दिन बारिश होगी. Find the probability it rains only first 4 days of the week. सिर्फ 4 दिनों और पहले 4 दिन exactly बता दिया उसने. बताओ क्या probability आएगी? वैसे क्वेश्चन बर्नौली पे बन सकता था, लेकिन सिंस वो सिलेबस से हट गया इसलिए उसने बर्नौली पे नहीं बनाया. बर्नौली पे क्वेश्चन कैसे बन जाता अगर वो कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 4 दिन बारिश होगी, रैंडम 4 दिन, तो ये क्वेश्चन बर्नौली बन जाता कि 7C4 7 में से 4 दिन चूज कर लिए, 4 दिन बारिश हो गई और 3 दिन बारिश नहीं हुई. हटा दो सिलेबस से उसको. अभी हमें डायरेक्टली बताना कि पहले 4 दिन बारिश हो और 3 दिन बारिश ना हो. पहले दिन बारिश हो क्या प्रोबेबिलिटी? 1/2. 1/2. दूसरे दिन हो, 1/2. by 2. तीसरे दिन हो, 1/2. चौथे दिन हो, पांचवें दिन ना हो. तो वो भी 1/2 होगी. 1/2 ही होगा सर. क्या सातों दिन का यही हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अगर यहीं भी रैंडम कोई भी 4 दिन होते तो NC4 और लग जाता आगे कि कोई 7C4 सात में 4 दिन चूज किए, 4 दिन बारिश हुई और 3 दिन नहीं. तो ये हो गया हमारा वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन. अगले दो सेक्शन है दैट इज पैराग्राफ बेस्ड. ठीक है, विच इज गुड फॉर यू क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. अब यही चाहते तो ये पैराग्राफ का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स बना देते हैं, वो करना थोड़ा लेंदी हो जाता है. ऑब्जेक्टिव है, कोई स्टेप नहीं दिखाना है, शॉर्ट में सॉल्व करो राइट साइड में और आंसर लो. बस इसमें चॉइस भी है कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई 4 अटेम्प्ट करना है. तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन AOD मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है. तो एक डिजाइन दे रखी है, बिल्डिंग का फालतू फिगर दे रखा है, हमें उससे कोई काम नहीं, हमारे लिए सिर्फ 2D फिगर है जो काम का है. सबसे पहला देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है. कह रहा है कि XY अगर लेंथ और ब्रेथ है तो रिलेशन क्या होगा. पेरीमीटर दे रखा है 200. बताओ इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा. ये क्लास 6 वाला ही बता सकता है, 6 तो 8 वाले बता देंगे एटलीस्ट. क्या हो जाएगा पेरीमीटर? Sir, option B. ऑप्शन छोड़ो, वैसे बताओ पेरीमीटर क्या होगा. सर वो दोनों लेंथ और फिर सेमी सर्कल वाला का ऊपर सरफेस. नीचे की लेंथ और सेमी सर्कल की लेंथ, ये तो है सरकमफ्रेंस. तो भाई ये लेंथ x है और ये लेंथ x है, 2x तो हो गया ये पेरीमीटर में यहां तक. और सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2πr. 2πr होती है. ये सेमी सर्कल है तो पाई आर हो जाएगी. और दो सेमी सर्कल है तो 2 into पाई और r. रेडियस कितनी है इसकी? by Y/2. by 2. Y/2. ये है हमारा पेरीमीटर, ये दे रखा है 200. इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है. तो रिलेशन क्या आ गया? 2x plus 5y is equal to 200 which is first question. सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ x. देखो ये पूरा तुम्हें हिंट दे रहा है. अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना हो तो हम यही तो करते हैं कि एरिया फंक्शन लिखते हैं फिर एक वेरिएबल हटाते हैं. ये तुम्हें हिंट देता हो जा रहा है कि एक वेरिएबल हटा दो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर x into y. x into y. कह रहा है कि एक वेरिएबल हटा दो और ऑप्शन ऐसे है कि x को रखना है, y को हटाना है. तो इस इक्वेशन की हेल्प से y की वैल्यू निकालो और पुट कर दो.
यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 2x अपॉन पाई। Yes, sir. Yes, sir. रख दो और आंसर लो अपना। तो आई थिंक दैट वुड बी, कौन सा ऑप्शन है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 अपॉन पाई 2x अपॉन पाई बचेगा 100 माइनस x। है कोई ऑप्शन? अच्छा x कॉमन नहीं लिया है, पहला ऑप्शन ही है 2 अपॉन पाई So first, 100 x माइनस एक्स स्क्वायर। x कॉमन नहीं लिया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो वो ऑप्शन के हिसाब से ध्यान दे लेना, हो सकता है कॉमन ले लेते तो हो जाता। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए, क्या इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? कितना बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया देखो। यस सर। करना है इसमें, तो वो कुछ करना ही नहीं है, डी ए बाई डी एक्स करो, 0 कर दो। डी ए बाई डी एक्स करोगे 2 पाई तो कांस्टेंट है, 100 माइनस 2x बचेगा, विच शुड बी इक्वल टू 0। में 0 करते हैं ना इसको, तो x की वैल्यू 50 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 50 पुट करो, आंसर लो 2 बाई 5, 100 इंटू 50 हो गया 5000 माइनस 50 स्क्वायर 2500, ये बचा 2500 इंटू 2, 5000 अपॉन पाई आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर सीईओ बोल रहा है कि एरिया को मैक्सिमाइज करो सेमी सर्कुलर एंड को लेके। तो अभी एरिया एक्स वाई था, अगर सर्कुलर पार्ट भी ले लेंगे तो ये एरिया भी आ जाएगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, yes, sir. एक्स वाई प्लस पाई और रेडियस है वाई बाई 2, तो वाई बाई 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। हाफ सर्कल था, मैंने हाफ क्यों नहीं कहा, क्योंकि दोनों तरफ करोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा ना। Yes, sir. तो मैक्सिमाइज कुछ नहीं, फिर से एक्स या वाई किसी एक को रिप्लेस कर दो, फिर मैक्सिमाइज कर लेना, कर सकते हैं, है ना। यस सर। Yes, sir. अगला जो दे रखा है पैराग्राफ, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कि इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय सोनिया एंड इकबाल, विनय सोनिया एंड इकबाल process incoming copies of certain form, विनय process 50% of the form, तो कोई फॉर्म आ रहा है विनय के पास जाएगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। सोनिया करती है 20%, 2/5, 20/100 हो जाएगा, और इकबाल करता है 30%, 3/10। ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई फॉर्म आएगा तो किसके पास जाएगा। इनफैक्ट आई थिंक मैं बाई 10 में लिखूँ तो दैट इज बेटर, 5/10, 4/10 एंड 3/10। समझ गए कि किसी फॉर्म के इकबाल के पास जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/10, ऐसे ही सोनिया और विनय के पास। फिर कह रहा है कि विनय का जो एरर रेट है वो 0.06 है, बेसिकली एरर की प्रोबेबिलिटी हो गई है। सोनिया का है नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, एरर रेट को रेट ही लिखते हैं, और इकबाल का रेट है 0.03। ये इन तीनों का इंडिविजुअल एरर रेट है। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट an error is committed in processing given that Sonia processed the form। ये given है कि सोनिया ने फॉर्म को प्रोसेस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी एरर हुई होगी? 0.04. 04. को सोचना नहीं है, अगर सोनिया के पास फॉर्म गया है तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है, यही तो है सोनिया का एरर रेट, ये परसेंटेज वाइज रेट है, प्रोबेबिलिटी भी यही बन जाएगी। समझ गए मैम? Yes, sir. तो 0.04 इसका डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट गिवन हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि सोनिया के पास गया है, और उसमें फिर कुछ इधर उधर नहीं कि सोनिया के पास जाएगा तो फिर और कोई स्टेप करना है, हमें डायरेक्टली लिखा हुआ है आंसर पहले ही कि सोनिया के पास जाएगा तो 0.04 एरर रेट है उसका, तो 0.04% ही हो गया एक तरह से, जो कि प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर, ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई फॉर्म आया हो, उसको सोनिया ने प्रोसेस किया हो और एरर की हो, तो अब इसमें दो चीज इन्वॉल्व हो गई। ये नहीं कह रहा है कि 20%। ये नहीं कह रहा है कि सोनिया के पास फॉर्म गया है, हमें दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी देखने की, फॉर्म आया हो, सोनिया के पास गया हो और एरर हुई हो, तो सोनिया के पास जाने की प्रोबेबिलिटी 4/10, 4/10। देन एरर हुई हो 0.04। समझ गए? यस सर। कोई ऑप्शन? 0.016 कोई ऑप्शन? अरे सुना है नहीं। सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, प्रोसेसिंग की 4/10 सर वो 2/10 होगा होगा ना। सोनिया का।
अच्छा ये गलत लिख दिया, तो ये हो जाएगा 0.008 आई गेस। ठीक है, ऑप्शन सी। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर इन द फॉर्म इज, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है याद है? टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो बेस थ्योरम में डिनोमिनेटर होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, याद है कि नहीं? Yes, sir. तो बेस थ्योरम का ध्यान रखो कि अब देखो छोटे छोटे चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो छोटे क्वेश्चंस में यही पार्ट होता है जहाँ तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। टोटल प्रोबेबिलिटी वैसे कहीं नहीं आता था पूछने में, बट अभी ध्यान रखो कि जो बेस थ्योरम निकालते थे ना कि अगर एरर हुई हो तो कैसे हुई होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि फॉर्म विनय के पास आया हो 5/10 एंड एरर हुई हो 0.06, प्लस फॉर्म सोनिया के पास आया हो एंड एरर हुई हो, प्लस फॉर्म इकबाल के पास आया हो एंड एरर हुई हो। समझ गए बात? दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। हो सकता है अगला क्वेश्चन इसी से बेस थ्योरम पे बन जाए। Next is the manager of the company wants to do a quality check. During inspection, he selects a form at random. Output ठीक है। If the form is selected at random has an error, फॉर्म में एरर है, एरर होने की यही तो चांस है, टोटल नीचे ये आ जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये विनय ने नहीं किया प्रोसेस? हम निकाल लेते हैं कि विनय ने किया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि विनय ने किया होगा? 5/10 into ये वाला ऊपर ले 0.06। आते हैं, विनय की गलतियां होंगी और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेना। हमने निकाल ली विनय ने किया है, हमें निकालना है विनय ने नहीं किया होगा, तो 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। लास्ट इज इफ A is the event of committing the error, E1 E2 E3 be the events विनय सोनिया इकबाल। ठीक है, बताओ किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? सिग्मा P E I by A लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? Sir, Bayes theorem का। बेस थ्योरम का तो है, आगे सिग्मा का क्या मतलब है? बेस थ्योरम में सिग्मा नहीं होता है, अगर तुम्हें याद हो, सिग्मा सिर्फ नीचे होता था। इसने जो ऊपर लिखा है ना, देखो ये ए ही तो है कि एरर हुई है। एरर 3 जगह सही हो सकती है, ऊपर भी एक्चुअली यही लिखा हुआ है। ये किसकी बात कर रहा है? ये जो लिखा हुआ है सिग्मा P E I by A, उसका मतलब क्या है? P E1 by A का मतलब क्या है कि एरर हुई है और विनय से हुई है, प्लस P E2 by A हो जाएगा, एरर हुई है और दूसरी कौन सी जो भी लड़की थी सोनिया से हुई है, प्लस एरर हुई है और इकबाल से हुई है। क्या ये सब कुछ मिलके पूरी चीज तो बन गई? किसी से तो एरर हुई होगी। 1 हो गया Yes, इसका। sir. बात समझ गए? इसने नीचे Yes, और इक्वल चीज लिखी हुई है, नीचे सब में कॉमन डिनोमिनेटर यही है। एक बार जो सिर्फ P E1 by है, वो कह रहा है पहले टर्म में ये आएगा, दूसरे टर्म में ये वाला आ जाएगा, सिग्मा है ना, और तीसरे टर्म में ये वाला आ जाएगा। सबको ऐड करोगे तो ऊपर और नीचे बन गया इक्वल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बेसिकली इसका अगर लैंग्वेज में बोले तो यही कह रहा है कि एक एरर हुई है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में से किसी की हुई होगी? 1 है भाई, इन्हीं तीनों से तो हो सकती है एरर, और किससे होगी? ठीक है। yes, sir. नेक्स्ट इनवर्स, आई थिंक इनवर्स में पहला क्वेश्चन है ना? Yes, sir. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे ये पहला और आखिरी क्वेश्चन है, तो इट इज एक्सपेक्टेड, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी। जब कभी भी ध्यान रखो, गिवन हो कोई कंडीशन, क्लास 12th में सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं। गिवन कंडीशन सिर्फ क्वेश्चन को बनाने के लिए दी जाती है ताकि क्वेश्चन सही रहे, तो मैं उसमें कभी कोई टेंशन नहीं लेगी गिवन क्या इससे क्या करना, कोई उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो टैन इनवर्स ये थोड़ा सा वैसे और इजी आई थिंक पूछेगा, बट ठीक है ये भी आ सकता है। चलो, किसी को याद आ रहा है क्या अप्रोच लगा सकते हैं? सर हाफ एंगल, कौन सा वाला? मतलब ऊपर नीचे दोनों में हाफ एंगल लगाएंगे तो। ऊपर कई सर ऑप्शन वो होते हैं, कॉस को चेंज करते थे पहले साइन में, और नीचे भी, तो फिर वो 5/2 - साइन 2। चेंज करना जरूरी नहीं है। इसको देखे कुछ याद आ रहा है? ये मैंने याद कराया हुआ था कि इसको याद कर लेना, ये कुछ होता है। सर cos x प्लस माइनस साइन x का होल स्क्वायर। cos x by 2 हाफ एंगल का होता था, cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर होता था। ये अब याद रखोगे तो ऐसी जगह पे सारी चीजें काम आएंगी। 1 प्लस sin 2x होता था, मैंने पहले याद कराया था,
दैट इज sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बन जाएगा और 2 sin x cos x बन जाएगा sin 2x। ध्यान रखो लेफ्ट में sin 2x था राइट में x है। ऐसे ही माइनस है तो ऑफकोर्स बेस में माइनस आ जाएगा और एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे मुझे फिट लग रहा है दैट इज cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। यस फायदा सर। क्या देखो a प्लस b माइनस b लगाएंगे क्या cos x/2 माइनस sin x/2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ऊपर बचा है cos यस सर। x/2 प्लस sin x/2, नीचे बचा है cos x/2 माइनस sin x/2। फिर देख के कुछ याद आया? सर cos से डिवाइड कर देंगे तो वो tan का फॉर्म आ जाएगा। ये भी हमने पहले किया है cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x। इसको हम बना सकते हैं tan π/4 वाले फॉर्मूले से। cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x/2, क्योंकि बाहर tan इनवर्स रखा है। वी आर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग समथिंग इन tan फॉर्म। 1 माइनस tan x/2 किसका फॉर्मूला है ये? tan π/2 plus x/2 π/4 प्लस x। π/4 yes sir। 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स डिस्कस हुई हैं एंड बाहर tan इनवर्स है ये, तो tan इनवर्स tan समथिंग समथिंग ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 5/4 प्लस x। सर x/2 क्यों नहीं होगा? सॉरी yes x/2 ही होगा। मिस हो गया। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या अप्रोच होनी चाहिए? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। ऑल्दो इसका और वाला पार्ट सिंपलर है, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू एंड प्रूव इट, बट स्टिल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो सारा आना चाहिए। व्हाट शुड वी डू? सर हाँ, जो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है तो हमें गिवन है। हम सर ए स्क्वायर को मॉड ए इंटू में ए भी लिख सकते हैं ना, ठीक। और बेसिकली मतलब मेन दो बात साइड है मॉडिंग कि कर देंगे। वी मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रांग फीलिंग कि a से कैंसिल करता है, जो कि ऑफ कोर्स गलत है। वी कैन नॉट कैंसिल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में डिवीजन होता नहीं है और हमें निकालना डिटरमिनेंट है। तुरंत इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो डिटरमिनेंट में, दोनों तरफ ले लो डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी याद रखो। ये यहाँ गलती हो जाती है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3। डिटरमिनेंट ऑफ 2a क्या होगा? 8 2 की पावर determinant of 3। 2 की पावर 8 n। टाइम्स डिटरमिनेंट है, क्योंकि 2a Yes. मैट्रिक्स में Yes. 2 है तो पूरे मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई है। डिटरमिनेंट में कॉमन निकलता है रो वाइज, पहली रो से 2, दूसरी रो से 2 और तीसरी रो से 2, तो 8 बाहर आएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए नंबर होता है, यहाँ से कैंसिल कर दो। कैंसिल करोगे तो एक रूट 0 भी होता है, ध्यान रखना। या तो कॉमन लिया करो या ध्यान रखा करो जब भी तुम दो तरफ से वेरिएबल कैंसिल कर रहे हो एक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 0 हो गया या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए 8। 8 वैसे सेफर ऑप्शन हमेशा ध्यान रखो, इसमें सेकंड ऑप्शन सेफर था। डू यू एग्री? बिकॉज यू कैन चेक द आंसर इन सेकंड वन। तो वैल्यू पुट करोगे 0 आ गया मतलब ठीक है। समझ गए मैम? आगे तुम्हारी मर्जी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट ये कंटिन्यूअस हो। बहुत बार हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस के एक्स है, हाफ एंगल लगाएंगे, 1 गायब करेंगे, sin x बाय x ऊपर नीचे लगाएंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, खुद से कर लेंगे। 22 तो बता सकता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है कर्व x प्लस 1/x में, जो कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तो दूसरी लाइन का स्लोप मतलब इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, बट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो एक लाइन ही है। लाइन की इक्वेशन बताने के लिए क्या चाहिए हमें? स्लोप ऑफ नॉर्मल तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। the point पॉइंट पॉइंट, किस पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है ये बात है बस मेन।
नॉर्मल तो हम निकाल लेंगे भाई, dy by dx निकाला, दैट गिव्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल का नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1/x² हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यार कहाँ पर निकाले नॉर्मल, ये तो बताया नहीं है, तो उस पॉइंट पे निकालना है जहां पर नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, या फिर दूसरे शब्दों में जहां पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो। अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो क्या टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी? समझ गए ना? Yes, sir. नॉर्मल अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर तो टेंजेंट उसी के पैरेलल हो जाएगी। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 माइनस 1/x², दैट शुड बी इक्वल टू इस लाइन का स्लोप, पैरेलल है ना ये दोनों, Yes, sir. यस सर। जो कि है 3/4। बस यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, एक बार पॉइंट मिल गया फिर तो इक्वेशन लिख ही लोगे। 1/x² इज इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी +-2। कुछ कंडीशन दे रखी हो तो अच्छा, x पॉजिटिव दे रखा है मतलब x इज इक्वल टू 2। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है किस पॉइंट पे, 2, 2 + 1/2 करेंगे तो 5/2, इस पॉइंट पे निकालनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का स्लोप है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे -1/m करके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन लिख देंगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 23 ओरली हो सकता है क्या? Yes, sir. 1/cos² x से ऊपर लिख देंगे sec²x, 1 माइनस tan x को t ले लेंगे। Yes. हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी ओरली हो सकता है क्या? सर वो किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो x की जगह 1 - x लिख देना है, तो पहले ब्रैकेट में तो आ जाएगा 1 - x, दूसरे में आ जाएगा x की पावर n, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर, बहुत इजी सा बन जाएगा, किंग लगाते ही एक लाइन। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y² = 8x एंड x = 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। y² = 8x, ओपनिंग राइटवर्ड वाला पैराबोला है, ये Yes, sir. पैराबोला x = 2, 0 से 2 इंटीग्रेट कर देना और इनको डबल कर देना, क्योंकि सिर्फ कर्व और x एक्सिस के बीच में एरिया आता है ना, 0 से 2 इसको इंटीग्रेट करोगे तो into 2 करना जरूरी है। 25th डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? सर वो वेरिएबल सेपरेबल। तो कीप इन माइंड, अभी देखो इसका सिर्फ पेपर, ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है, सिर्फ एक काम ये नहीं करना है, पेपर को स्मार्टली क्रैक कर सकते हैं, उन्होंने कम पढ़ा है वो लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, 3 ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर। नाउ गारंटीड है जो छोटा क्वेश्चन आएगा वो उससे आएगा, वेरिएबल सेपरेबल से, 2 नंबर का है। तो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो लीनियर और होमोजेनियस से, या तो और में ऑप्शन होगा, इनमें से कोई होगा। तो ये सब बेसिक चीजें साइड में दिमाग में रखना कि यार 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो वेरिएबल सेपरेबल होगा, देखोगे सामने ही दिख जाएगा, ठीक है। आगे नहीं समझ में आएगा तो बड़ा क्वेश्चन है फॉर श्योर होमोजेनियस या फिर लीनियर, लीनियर का चांस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 26, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका एक साइड और डायगोनल दे रखा है, कैसे निकालेंगे? अगर 2 साइड दे रखे होते तो फिर निकल जाता है, डायरेक्ट दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एक साइड और डायगोनल, क्या कर सकते हैं? सर वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वाला। जरूरत है क्या? सर वो डायगोनल a + b होगा और एक हमें दे रखा है और कर डायगोनल भी दे रखा और है। कोई इजी तरीका? डायगोनल और ये ट्रायंगल के एरिया नहीं निकाल सकते क्या आप? यस सर। ये दोनों तो पता ही है, इंटू 2 कर देना। डायगोनल के तो पैरेललोग्राम में तो डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, समझ गए ना। मतलब वैसे तो d और a दे रखा है, d - a करोगे तो b आ जाएगा, फिर a क्रॉस b कर दो, या फिर डायरेक्ट a क्रॉस d कर दो, हाफ ऑफ a क्रॉस d। ये तो आ गया ट्रायंगल का एरिया, इंटू 2 कर दोगे पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है, एंड कंटेन्स द लाइन, और उस प्लेन पे एक लाइन दे रखी है। वेक्टर इक्वेशन याद है जो किसी एक पॉइंट से पास करती है, वैसे उसमें कुछ और भी गिवन होता है, वो यहाँ पर नहीं, बट स्टिल पॉइंट से पास करने वाली एक ही इक्वेशन है। बोलो
r minus a into normal dot normal. r minus a dot n is equal to 0, ये नहीं होता था? r minus a वेक्टर हो गया प्लेन पे, n हो गया नॉर्मल, इन दोनों का डॉट 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने 2-3 फॉर्म में तो पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains a point and normal to a given vector. This is r minus a dot n is equal to 0. यहाँ पर a दे रखा है, तो हमें पॉइंट दे रखा है, a की जगह हम चाहें तो i लिख सकते हैं, r minus i डॉट n is equal to 0। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मतलब अननोन क्या है? Normal. नॉर्मल अननोन है, i तो गिवन नहीं है, यही अननोन है, बस नॉर्मल मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। नाउ सी क्या बोल रहा है कि ये जो प्लेन है इसमें लैम्डा जे लाइन प्लेन कंटेन करता है। अच्छा, अगर प्लेन में लैम्डा टाइम्स जे, बेसिकली ये वाई एक्सिस ही तो होगा, प्लेन में वाई एक्सिस है, तो प्लेन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल होगा क्या? फॉर श्योर इसका नॉर्मल क्या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या एक ही डायरेक्शन है या इनफाइनाइट डायरेक्शन है? अगर ये वाई एक्सिस है तो ये भी क्या है, हर तरफ परपेंडिकुलर ही है। समझ पा रहे हो? या इसको Yes. इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर एक प्लेन जिसमें वाई एक्सिस कंटेन है, मान लो ये हमारी वाई एक्सिस है, तो हमारा प्लेन ऐसा हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, कैसा भी हो सकता है। एग्रीड? चारों तरफ घूम सकता है वो कि इन सारे फॉर्मेट में ये हमेशा देखो मेरे हाथ में चिपका हुआ है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस इन सारे प्लेन्स में है क्या, कंटेन हो रहा है? पूरा 360 घुमा दिया मैंने, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि इसी प्लेन पे ये प्लेन ये प्लेन 1,0,0 से जा रहा है। 1,0,0 मतलब क्या है? वैसे तो एक पॉइंट हो गया, बट कैन वी से कि इस प्लेन पे 1,0,0 और वाई एक्सिस भी है। क्या वाई एक्सिस में 0,0,0 पॉइंट होता है? बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि क्या x और y का जो इंटरसेक्शन है क्या प्लेन पे लाई कर रहा है? क्योंकि 1,0,0 भी इसी में है, x Yes, एक्सिस भी इसी में है और y एक्सिस भी इसी में है, तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया? x एक्सिस भी इसी में है और y एक्सिस भी, क्या xy प्लेन है ये? yes sir। तो नॉर्मल क्या z हो जाएगा? इस सर प्लेन क्या में हो जाएगा? y एक्सिस भी इस प्लेन में है और x एक्सिस भी इसी प्लेन में है। दिस इज बेसिकली xy प्लेन। जब मैं कह रहा था कि कहीं भी हो सकता है, पहली कंडीशन में कहीं भी हो सकता है। अगर मैं कह दूं कि इस प्लेन में x एक्सिस भी है, अब ये हर जगह नहीं हो सकता भाई। अगर x एक्सिस यहाँ होगी, एक एक्सिस यहाँ और x एक्सिस यहाँ, एक ही ऑप्शन तो बचा, ये xy प्लेन होना चाहिए। Yes. Yes sir। तो इसका नॉर्मल होगा z एक्सिस जो कि k है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गई? r माइनस i डॉट k कैप इज इक्वल टू 0। यू कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है। Yes sir। पहुंचे 28. A refrigerator box contains 2 milk chocolates and 4 dark chocolates. 2 chocolates are drawn at random. Find the probability distribution of number of milk chocolates. ये क्वेश्चन है, probability distribution क्या हो जाएगा? जब तुम 2 चॉकलेट निकालोगे तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? कितनी मिल्क चॉकलेट आ सकती है? सर 2। probability distribution याद है? कितनी मिल्क चॉकलेट हमारे पास आएंगी, कितने ऑप्शंस हैं? 2 चॉकलेट तुमने कोई भी निकाली है, 3 ऑप्शन है ना, 0, 1 और 2। वेरी गुड, 0, 1 और 2। भाई हो सकता है 0 मिल्क चॉकलेट आए भाई, रैंडम वेरिएबल तो वैल्यूज लेता है ना, तो हो सकता है 0 मिल्क चॉकलेट आई हो या 1 आई हो या 2 आई हो। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 0 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों डार्क वाली आई हो, और पहली डार्क चॉकलेट आए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है और दूसरी डार्क है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब एक ही तो बची होगी उसके बाद, Yes. ठीक है। Sir. दूसरा केस क्या है कि एक मिल्क है और एक डार्क, तो मान लो पहली मिल्क आई 2/4 और दूसरी डार्क आई दैट इज 2/3।
या फिर समझ गया ना, उल्टा हो जाएगा, प्लस इंटू 2 कर दो इसी में कि पहली डार्क का है और दूसरी मिल्क का है, और दोनों किसकी बात हो रही थी, दोनों दूसरा वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/4 और 1/3। समझ गए? दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज फाइंड कर लिया व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आई थिंक इसी की ज्यादा होगी शायद, ठीक है, एक डार्क आएगी और एक मिल्क आएगी। दूसरा इसका पार्ट दे रखा है, पी दे रखा है, पी एफ दे रखा है, पी इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, हमसे पूछा गया आई थिंक पी क्या। सर हाँ सर जो आपने ऊपर 2/4 लिखा है वो 2/6 नहीं होगा, क्योंकि 4 डार्क है और 2 यस मिल्क है। सर। सॉरी मुझे लगा 2 है दोनों, ठीक है वो चेंज कर लेना अपने हिसाब से, मैंने Yes. दोनों को 2 के हिसाब से कर दिया है। चलो ठीक कर ही देते हैं। 2 मिल्क है और 4 डार्क है और हमें लिखना है मिल्क का, तो 0 मिल्क है मतलब दोनों डार्क हैं, तो 2/6 और 1/5। दूसरे में 2/6 ठीक लिख देता हूँ बाई चांस फॉर द रिकॉर्ड। पहली डार्क का है दैट इज 2/6 और दूसरी भी डार्क का है 1/5। पहली डार्क का है और दूसरी मिल्क आ जाए, मिल्क कितनी है, कुछ गलत किया फिर, तो इन दोनों चॉकलेट के नेम से हमें कंफ्यूजन हो रहा है। वी नीड टू राइट फॉर मिल्क चॉकलेट, 2 मिल्क है और 4 डार्क है, पहली डार्क का है 4/6 और दूसरी भी डार्क का है 3/5। ठीक है, ये यस सर। पहली डार्क का है और दूसरी मिल्क का है 2/5, या फिर पहली मिल्क आ जाए और दूसरी डार्क आ जाए, पहली मिल्क का है 2/6 और दूसरी मिल्क का है 1/5। ठीक है, दिस इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूछा है पी ई कॉम्प्लीमेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ कॉम्प्लीमेंट, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? PE intersection F upon PF. PE कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो हमें डायरेक्टली पता है, गिवन है क्वेश्चन में पी एफ दे रखा है तो पी एफ कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, 0.3 हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, क्लास 11 से पढ़ लो, क्या करेंगे, होमवर्क में सबकी एकदम तैयारी एकदम बढ़िया होती, कोई डाउट नहीं होते थे। कैसे सॉल्व करोगे भाई लोग इसको? डे मॉर्गन्स लॉ याद है? ओ E यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या पी ई यूनियन एफ निकल आएगा आराम से, यस सर। बस फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ये सब याद क्यों नहीं है भाई? चलो, ये हो गए 2 मार्कर्स जो हमने अभी किए, आई थिंक 16 के बाद देयर वर 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आर 3 मार्कर्स, जो कि पहला कह रहा है कि चेक करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। 2 डिवाइड्स a प्लस b, हमने बहुत प्रैक्टिस की 2 डिवाइड्स a माइनस बी की, इसमें a प्लस बी आ गया, सिमिलर है, कोई डरने की बात नहीं है। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, क्या ये सॉरी a प्लस बी, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? z में डिफाइन है इंटीजर से इंटीजर में, तो क्या हर एक इंटीजर खुद से रिलेटेड होगा इस केस में? यस सर। श्योर भाई, फॉर एनी a क्या 2 डिवाइड्स a प्लस a, किसी भी नंबर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए? यस सर। सब लोग समझ पा रहे हो? तो हर एक इंटीजर खुद Yes. से रिलेटेड होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को खुद से ऐड करोगे 2 टाइम्स वो नंबर हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a। सबको बात समझ में आई? यस यस सर। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? Yes, sir. बिल्कुल है, अगर 2 डिवाइड्स a प्लस b तो b प्लस a को भी करेगा, एक ही बात तो है। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस सर।
यस सर। अगर 2a प्लस बी को डिवाइड करता है और 2b प्लस सी को डिवाइड करता है तो क्या a प्लस सी को करेगा? यस सर। सर कैसे? करेगा। कोई नंबर अगर दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स इनका सम हो जाएगा a प्लस सी प्लस 2b। ठीक है, अभी देखो अगर कोई जैसे 2 इन सम को डिवाइड कर रहा है, 2b को डिवाइड करता है इंडिविजुअली, तो बचे हुए को भी इंडिविजुअली 2 डिवाइड करेगा। समझ गए? 2 डिवाइड्स a प्लस सी प्लस 2b को अकेला 2 खुद से डिवाइड करता है, तो बचे हुए को भी खुद से करना ही पड़ेगा, तभी तो पूरे को 2 डिवाइड कर पाएगा। अगर मैं Yes. कहता हूँ 2 डिवाइड्स a प्लस c, इन दैट केस I cannot say 2 divides a and 2 divides c। जरूरी नहीं कि दोनों को डिवाइड करता हूँ, हो सकता है कि 5 और 3 हो, 5 प्लस 3। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि a को डिवाइड करता है, 2 तो फॉर श्योर c को करेगा ही करेगा, तभी तो पूरे में 2 कॉमन आ पाएगा। बात पकड़ पा रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। हम ये नहीं कह सकते इंडिविजुअली कि a और c दोनों को करता है, पता नहीं करता हो नहीं करता हो, लेकिन अगर किसी ने ये बता दिया कि a को करता है तो बचे हुए को करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी ने बता दिया हमें तो पता ही है 2b को डिवाइड करता है 2, तो बचे हुए को करना ही पड़ेगा। अगर होल को कर रहा है, एक पार्ट को कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट को भी करेगा। किसी को इसमें इशू आ रहा है? No sir. नो सर। टाइम के साथ लोग कम होते जा रहे हैं। चलो, तो बेसिकली ये ट्रांजिटिव भी हो गया और हेंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे पूछा राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। क्या ये इक्विवेलेंस क्लास बनेगी? बताओ, ये बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए। लेट मी सी कितने लोग इक्विवेलेंस क्लास समझ पाए। अगर इक्विवेलेंस क्लास बनेगी तो कैसे बनेगी? क्या इस रिलेशन ने हमारे सेट को कई पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है क्या? 2 या मे बी ज्यादा, विद ऑल दोस कंडीशंस कि उन सारे पार्टीशंस के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हों, कोई भी एलिमेंट एक पार्टीशन का दूसरे से रिलेटेड ना हो, उनका यूनियन कंप्लीट सेट हो और इंटरसेक्शन में कुछ ना हो। डू वी हैव इक्विवेलेंस क्लास हियर? सिर्फ इंटीजर्स की बात है, सोचो। एग्जाम्पल लेके सोचो ना कि कौन सा नंबर किससे रिलेटेड होगा। सर वो नेगेटिव नंबर मतलब -4 और +4 ऐसे। सर -4 +4, -4 और 6 नहीं होगा रिलेटेड? Yes sir. सोचो क्या कॉमन है इन सब में, कौन से नंबर से रिलेटेड है? इंटीजर्स में क्या ही कैटेगरी होती है यार? सर नेगेटिव इवन से पॉजिटिव इवन नंबर्स जो 2 से नेगेटिव बोलने की क्या जरूरत है? क्या सारे इवन नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है? 2 इवन नंबर का सम हमेशा 2 से डिविजिबल होगा हाँ सर। और Yes sir. ऑड नंबर का सम भी हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। Yes sir. ये जो रिलेशन है हमारे पूरे सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, बिकॉज ऑल द इवन नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर हियर एंड ऑल द ऑड नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 2 क्लासेस बन जाएंगी। इसने कहा 0 वाली क्लास बताओ, तो सारे इवन नंबर की क्लास हो गई। 0, 2, 4, नेगेटिव साइड भी कर देना अगर पूरे इंटीजर है तो। समझ गए? Yes sir. Yes. सोच क्यों नहीं पा रहे थे? समझ तो सब जाते हो। 30th क्वेश्चन, लॉग लेके हो जाएगा अलग अलग Yes, करना। sin x to the power x ये हम कर चुके हैं प्रैक्टिस। लॉग लेके फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। 31 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कैसे प्रूव करेंगे? सर LHL RHL देख लेंगे कि LHL RHL बोल रहे हो, LHD RHD बोल रहे हो? वही से मतलब डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा वो देखना है। कैसे? आई नो भूख लग रही होगी बट खत्म कर लेते हैं।
एक बार जल्दी भी छोड़ देते हैं, जल्दी बोलो भाई। सब हो चुका है डिस्कस, कुछ भी ऐसा नहीं जो हुआ ना हो। अभी तो बच्चों वाला है यार। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होता है क्या? नहीं होता है सर। नहीं सर। बस कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं इसको, यस सर। किसी भी इंटीजर पे बोल दो, क्योंकि हमें डिस्प्रूव करना है कि नहीं है। 5 पे ले लो, 5 प्लस पे लिमिट हो जाएगी 5, 5 माइनस पे लिमिट हो जाएगी 4। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ग्राफ बना के दिखा सकते हो, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी से करना है, सिंस ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशियल अपने आप नहीं होगा। फाइंड द इंटरवल्स इन विच इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लोगे। देखो 3 मार्क्स में कितना इजी क्वेश्चन मिल गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और क्या चेक करते हैं? एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 4, 0 से पाई बाई 2, क्या एंगल हो जाएंगे? सेक स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ? सेक एक्स इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है इसलिए लिया, अदरवाइज दो सॉल्यूशन आते हैं, या तो सेक एक्स ग्रेटर देन 2 और दूसरा सॉल्यूशन क्या आता है यहाँ पर? दूसरा सॉल्यूशन क्या आता? सी डिस्कसिंग दिस पेपर है ऑल्सो रिमाइंडेड यू कि सब कुछ छोड़ के पढ़ने बैठ जाओ। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन होगा, जो चल रहा होता है क्लास में वो तो कर लेते हो, जिसमें प्रैक्टिस हो रही होती है। बट अभी तो प्री बोर्ड रिपोर्ट दे रहे हो तुम लोग यार, पूरा सिलेबस एक बार तो हो ही गया है एटलीस्ट। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, क्या सोल्यूशन होते हैं? सर माइनस ए से ए तक। नहीं, वो लेस देन के होते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। इसके दो सोल्यूशन होंगे। सेक स्क्वायर एक्स अगर 4 से बड़ा है दैट मींस सेक एक्स इज ग्रेटर देन 2 और सेक एक्स इज लेस देन -2। ऑल्दो यहाँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक एक्स ग्रेटर देन 2 कब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ये 10th वाले बता सकते हैं, ये गारंटी। कब इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन? सर पेट लूंगा आज मैं सही में। सर पाई/3 पे। पाई 3 पर रेंज बोलनी होती है कि वैल्यू बोलनी होती है? कहाँ पर 2 से सर बड़ा रेंज होगा? रेंज बोलते हैं। पाई 3 से छोटा या बड़ा? सर बड़ा होगा। जब पाई 3 से बड़ा होगा एंगल तब ये 2 से बड़ा होगा, ठीक बोल रहा है बिल्कुल भाई। कॉस से याद कर लो, जब कॉस 1/2 से छोटा होगा क्या तब सेक 2 से बड़ा होगा? कॉस ये 1/2 छोटा कब होता है? कॉस डिक्रीजिंग गिरता है, 1/2 होता है पाई/3 पे, तो पाई/3 के बाद 1/2 से छोटा हो रहा है, सेक और बड़ा होता जा रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब एक्स इज ग्रेटर देन पाई/3, या पाई/3 से पाई/2 में ये इंक्रीजिंग होगा और 0 से पाई/3 में डिक्रीजिंग होगा। मुझे लग रहा था वो बच्चों वाले क्वेश्चन आए और यहाँ सबकी बैंड बजी हुई है। 33 मेथड बता दो बस। सर ऊपर +1 -1 कर देंगे। नहीं, सर वो एक्स स्क्वायर को वाई लिख लेंगे और फिर वो पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। एक्स स्क्वायर को जो y लिखते हैं दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। वो सिर्फ हम लिखने के लिए लिख रहे होते हैं, अगर नहीं भी देखो तो चल जाएगा। दिस इज a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन एक बार कर लोगे फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर नहीं, फिर तो हो जाएगा। फिर +1 -1 कर लें जैसा श्रेया कह रही थी, चल जाएगा वो। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। पहला कर्व कौन सा है? सर्कल। सर्कल और लाइन है। इस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन ही आना है क्योंकि कुछ वैसे भी दो उसके बीच में आता था, वो थोड़ा सा हटा दिया है तो और कम ऑप्शन रहेगा। एक सर्कल और एक लाइन, इनके बीच का एरिया पूछा है। ये कल ही किसी ने पूछा था, मतलब लास्ट क्लास में जब भी हमने किए। सर्कल और लाइन थी, याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स एंड एक्स एक्सिस, तो ये एरिया पूछ रहा है। याद है कैसे निकाला था? सर वो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं और फिर पहले वो लाइन वाला और फिर वो कर्व वाला। दो पार्ट में निकालते हैं। पहले तो ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, इस पॉइंट तक तो ट्रायंगल, ये सिर्फ लाइन के नीचे का एरिया, इस पॉइंट के बाद सर्कल के नीचे का एरिया।
याद आया? यस सर। वाई डी एक्स में 0 से लेके ये पॉइंट अगर ए है तो 0 से ए तक लाइन वाई डी एक्स, वाई इक्वल टू लाइन की इक्वेशन, ए से बी तक सर्कल की इक्वेशन। ठीक है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, डायरेक्ट है ये। एलिप्स में एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, इंटू 4 कर देते हैं। 35 कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है बताना? लीनियर। लीनियर, आग बंद करके बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, वी कैन से दैट, क्योंकि पहले टर्म में x की पावर 1 है और एक टर्म जिसमें 2x स्क्वायर, इट कैन नॉट बी होमोजीनियस। एक में डिग्री 1 है, दूसरे में डिग्री 1 और तीसरे में डिग्री 2 हो गई। एक ही ऑप्शन बचा लीनियर। dy बाई डी अलग कर लेना, dy बाई डी आ जाएगा इसमें y प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, और देखो कितनी अच्छी सी लीनियर इक्वेशन बन गई। dy बाई डी माइनस y बाई x इज इक्वल टू 2x। याद आया? dy बाई डी यस प्लस सर। py इज इक्वल टू q। p की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1/x। 1/x। इजी सा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग में, जो कि कंफर्टेबल रहता है। सेक्शन 5 आया। फर्स्ट टाइम हम 5 मार्क क्वेश्चन देख रहे हैं, वैसे 6 मार्क आते थे, बट अभी इन्होंने बैलेंस करने के लिए कोर्स वगैरह जैसा इन्होंने ब्लूप्रिंट चेंज किया है थोड़ा, तो उस चक्कर में ये करना पड़ा है। अब देखो इसके सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, so which brings me to a suggestion कि you can start paper from the end। कि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज देखो सेक्शन में पहला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सबको सॉल्व करना आता है। अब बताओ इसमें Yes, और sir. वाला करना कंफर्टेबल है या पहला वाला करना? सर पहला वाला। वाला सोच रहा हूँ, और वाला करना कंफर्टेबल है। सर Reason- और वाले में समझ नहीं आता कि उस ए बी को यूज कहाँ करना है। सर वो ए भी आ जाएगा फिर वो लाइन की इक्वेशन से। देखो पहले क्वेश्चन का मेथड पता है पूरा, इनवर्स निकालना है और पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। जब भी ए बी वाला होता है इसका मतलब तुम्हें इनवर्स ऑलरेडी दिया है, तुम्हारा काम सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ए बी निकालोगे, देखना आई आएगा, आई या फिर कुछ कांस्टेंट इनटू आई। तो ए बी निकालेंगे अगर हम, सो इट वुड बी 2 + 4 6 एंड 2 - 2 0 0। आई थिंक ये 0 ही आएगा, ये 0 आएगा, आई थिंक ये 6 आएगा, बीच में देख लेते हैं बस। 4 + 6 10 एंड -4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसका तुक्का देखो, 600 आ गया, यू कैन फॉर श्योर आंख बंद करके लिख दो, यही आएगा, मुझे पता है, सबको ही पता है, क्योंकि आई बनना है यहाँ पर। यू इवन डोंट नीड टू मल्टीप्लाई। सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि a × b आ गया 6i, विच टेल्स यू। अच्छा, फिर तुम अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो, तो हमारी जो इक्वेशन है वो मैट्रिक्स ए पे बेस्ड है या बी पे बेस्ड है? हमारी जो इक्वेशन सर ए पे बेस्ड है, तो बेसिकली क्या हमें ए का इनवर्स चाहिए होगा। यस सर। ठीक है, अब ए भी अगर 6 आई है तो क्या हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं? दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम बोल सकते हैं a × b/6 आई है, तो क्या a का इनवर्स b/6 हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। हमारी सोल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का? इक्वेशन का सोल्यूशन होता है a इनवर्स × b होता है, ये वाला b नहीं है, जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स, और इनटू राइट वाला जो होता है। देखो डायरेक्ट हमें a इनवर्स पता है, a इनवर्स हमारा b/6, तो 1/6 ये a इनवर्स लिखा हुआ है, और इनटू b जो राइट में कांस्टेंट होता है 3 17 और 7। अब देखो पहले क्वेश्चन में तुम्हें पूरा इनवर्स निकालना था, को फैक्टर निकालो, ट्रांसपोज करो, गलती के चांसेस हैं। यहाँ गलती कोई चांस नहीं है, बिकॉज इनवर्स वाला स्टेप तुम्हें करना ही नहीं, इनवर्स डायरेक्टली सामने दिया हुआ है। श्रेया, कैन यू ऑब्जर्व कि कहाँ इनवर्स यूज होगा? अभी भी कंफ्यूजन बताओ, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। श्रेया, यस सर। आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर बता दीजिए। ए बी हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी निकालो। ठीक है, ए बी की वैल्यू 6i आ गई। नाउ डज इट टेल अस कि a का इनवर्स b/6 है? यस सर। ठीक है, वी ऑलरेडी नो इनवर्स ऑफ a। अब हमारा देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, क्या हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, ax = d लिख दे रहा हूं मैं, यही है हमारा इक्वेशन। यस सर। क्या x की वैल्यू हो गई a इनवर्स × d? यस सर। a इनवर्स पता है हमें,
यस सर। ये पता है, मल्टीप्लाई करना है बस, हाँ ठीक है। आ गया सर। पार्ट में मैं इनवर्स निकालना था, यहाँ में निकालना नहीं पड़ा। ठीक। 37 आई टोल्ड यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हो जाएगा। यस सर। सेकंड पार्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आई टुक वन होल क्लास फॉर दिस, यही आया, यही आएगा, इन दोनों में ही कुछ आएगा, हो सकता है दोनों आ जाए। 38 विच इज कंफर्टेबल? सर नीचे वाला। और वाला ग्राफ बना हुआ है, फर्स्ट में तुम ग्राफ बनाओगे, कर लोगे वो भी, बट आई थिंक सेकंड वाले में ऑलरेडी ग्राफ बनाए, तुम्हें सिर्फ प्लस 2 पार्ट्स हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो जो क्वेश्चन पार्ट्स में हो, अगर तुम्हें दोनों आते हैं तो पार्ट्स वाले करो, क्योंकि छोटे छोटे मार्क्स सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, छोटे क्वेश्चन का मार्क्स काटना मुश्किल है। 2 में 2 मिल जाते हैं, 6 में इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, 6 में 5 कर देगा, कह देगा अच्छा नहीं लिखा है। बट अगर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है तो 2-2 देना इजी है कि हाँ ठीक है सही लिखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ऑलरेडी Yes, डायग्राम sir. बना हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर सेकंड, कि तुम्हें डायग्राम बनाना ना पड़े, जिससे गलती के चांसेस कम से कम रहे। ठीक है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, क्या आखिरी के 4 क्वेश्चन जो 5-5 मार्क्स के हैं, क्या हमें आते थे सबको? दे आर वेरी Yes, sir. स्टैंडर्ड। इन ये एक क्वेश्चन सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी स्टैंडर्ड, सबको पता है ये आना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर या डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड, और एलपी से 5 मार्क्स आना है, क्योंकि 5 मार्क्स उसका वेटेज है, यही आएगा, मतलब 5 मार्क्स में आएगा, छोटा क्वेश्चन उसका नहीं आएगा। 5 मार्क्स का 3 ही क्वेश्चन है क्या? 1 2 3, ठीक है। So I think we can you can do last section first, that will give you confidence, that will also save your time। ठीक है। और पूछना है किसी को? थक गए? सर कल वाला जो टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा? हाँ हाँ, कल टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 1.5। ठीक है। चलो प्रिपेयर कर लिया टेस्ट के लिए तुम लोगों ने? थोड़ा सा बचा सर। अभी भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, प्रिपेयर वेल, मिलते हैं कल सुबह। चलो जाओ खाना ना खाओ। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। थैंक यू Thank जी you, सर। sir. थैंक यू सर।